तो बच्चों एक बार फिर मैं रवि आप सभी का असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड और यूथ रिच इंडिया की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर चल रहा है कि जीवों में जनन किस प्रकार होता है, इसी से जुड़े हुए हम कुछ इम्पोर्टेंट हमारे जो क्वेश्चन और आंसर्स हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें जो पर्सन है हमारे इससे पूछे जाने की मैक्सिमम चांस हमेशा बने रहते हैं। तो इसमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन देखेंगे। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि प्रजनन में डीएनए की नकल या कॉपिंग का क्या महत्व है। जो डीएनए होता है उससे जो हमारी कॉपीराइट होती है, कॉपी होती है उस डीएनए की, उसका बेनिफिट क्या होता है और क्या उसका इम्पोर्टेंस है। तो उसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अनुवांशिक सामग्री होती है जो सभी जीवों की कोशिकाओं में मौजूद होती है। डीएनए हमारी अनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है और यह अपने ही समान के जीवों के निर्माण या उनके जन्म में मदद करता है। माता और पिता से लक्षण प्राप्त करने के लिए डीएनए का कॉपी करना अति आवश्यक है। बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि आप कभी कभी आपको कोई बोलता होगा कि आप अपनी मम्मी जैसे लगते हैं, आप अपने पापा जैसे लगते हैं, तो आपके कुछ गुण भी उनके जैसे अक्सर होते हैं कि आपका बोलने का तरीका उनके जैसा होता है या उनका काम करने का तरीका मतलब तुम्हारे जैसा होता है। तो ये जो गुण आपके अंदर आते हैं ये इसी डीएनए की कॉपी की वजह से आते हैं, क्योंकि माँ बाप के जो गुण होते हैं, जो डीएनए होता है उसकी कॉपी हो जाती है और वो उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिससे माता पिता से मिलते जुलते बच्चे ही जन्म लेते हैं। अर्थात पैदा होने वाले बच्चों के गुण उनके माता या पिता के गुणों से मिले हुए होते हैं। यदि डीएनए की नकल में कोई भी परिवर्तन या बदलाव हो जाता है तो इससे एकदम नई प्रजाति की उत्पत्ति हो सकती है। बच्चों, यदि माँ बाप के डीएनए में कुछ परिवर्तन, कोई चेंजेस आ जाए किसी वजह से, तो जो आने वाली नस्ल होगी या उनके जो बच्चे होंगे उनके गुणों में भी अलग से एकदम परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि उनका रंग बदल जाए, उनकी बोलचाल बदल जाए या उनके शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाए। तो ये हमारा डीएनए की वजह से ही ये सब बदलाव हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द्विव विखंडन या बाइनरी फ्यूजन और बहुविखंडन मतलब मल्टीपल फ्यूजन से कैसे भिन्न होता है। हम पहले ही आपको बता चुके हैं जो हमारा बाइनरी फ्यूजन है या मल्टीपल फ्यूजन है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पहले ही बात कर चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है वही इस प्रश्न में पूछा है। तो उसका जो आंसर होगा, जब एक एकल कोशिका दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाती है तो इसे द्विआधारी विखंडन या बाइनरी फ्यूजन के रूप में जाना जाता है। बैक्टीरिया और अमीबा इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल है बच्चों। और अगर हम बात करें बहुविखंडन या मल्टीपल फ्यूजन की, तो जब एक एकल कोशिका एक ही समय में कई छोटी कोशिकाओं में मतलब दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है तो इसे ही बहुविखंडन के रूप में जाना जाता है। इसका जो अच्छा एग्जाम्पल होगा वो शैवाल और स्पोरोजोआ ही हमारा होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जीव में अलैंगिक प्रजनन होता है। आपके ऑप्शन है 1 अमीबा, नंबर 2 प्लाज्मोडियम, नंबर 3 यीस्ट या फिर नंबर 4 लिस्मेनिया। तो उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है, मतलब यीस्ट। चलिए इसी के साथ इसका हम विवरण भी ले लेते हैं कि यीस्ट में बडिंग हम बच्चों, आपको अगर पता होगा, हम इससे पहले बडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि बडिंग क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कृपया करके इस वीडियो को जरूर देखें। तो यीस्ट में बडिंग के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन होता है और इस प्रक्रिया में जीव के शरीर से एक कली के समान स्ट्रक्चर या संरचना बाहर की ओर निकलती है जो धीरे धीरे विकसित होकर पूर्ण आकार ले लेती है और इसी को हम बडिंग बोलते हैं। और जो बडिंग होती है या अलैंगिक प्रजनन होता है वो हमारे जो यीस्ट होता है इसी में ही होता है। अलैंगिक प्रजनन के बारे में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी, आप उस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अलैंगिक प्रजनन की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन के क्या फायदे हैं। अगर आंसर के बारे में देखें तो अलैंगिक प्रजनन के फायदे निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संतान में माता पिता के गुण हो जाते हैं। मतलब अगर लैंगिक प्रजनन होता है जीवों के बीच में तो जो गुण उनके माँ बाप के होते हैं उससे ही मिलते जुलते गुण भी उनकी संतान के अंदर
होते हैं। नंबर 2, इससे जीवों की प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित किया जाता है क्योंकि इनमें अधिक विविधताएं होती हैं। इससे होता क्या है बच्चों की उनके जो जीव होते हैं तो लैंगिक प्रजनन से उनकी जनसंख्या बनी रहती है और वो प्रजाति अस्तित्व में रहती है। और इसमें तीसरा है हमारा, संतान आसानी से पर्यावरण परिवर्तन के लिए अनुकूल हो सकती है। कि जो हमारा लैंगिक प्रजनन होता है और इससे जो जनरेशन तैयार होती है, बच्चे जो पैदा होते हैं, तो जो भी हमारा जो पर्यावरण चेंजेस होता है या उसको जो परिवर्तन आते जाते हैं तो वो अपने शरीर को, अपने आप को उसी पर्यावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो ये इसी का एक बेनिफिट है। वही नंबर 4 पे है कि यह प्रक्रिया मनुष्य के स्वास्थ्य में भी सुधार उत्पन्न करती है, सुधार लाती है। कि लैंगिक प्रजनन से जो बीमारियां अक्सर मनुष्य में आती हैं तो एक पीढ़ी से जब हम दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उस प्रकार की जो कमियां होती हैं वो लैंगिक प्रजनन के माध्यम से दूर हो जाती है। तो ये इसके फायदे हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मनुष्य में वृषण या टेस्टिस द्वारा किए जाने वाले मुख्य कार्य क्या है। जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था और उसमें हमने ह्यूमन बीइंग के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो हमने वहाँ पर टेस्टिस के बारे में भी आपको बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हाँ, तो मानव में वृषण या टेस्टिस द्वारा किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है इसमें कि शुक्राणु मतलब स्पर्म्स के उत्पादन के अलावा यह एंड्रोजन के रूप में ज्ञात पुरुष हार्मोन का उत्पादन भी करता है। हमने बच्चों आपको कुछ हार्मोन के बारे में बताया था तो वो भी आप देख सकते हैं। वहीं ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं जो लड़कों में, स्पेशली लड़कों के अंदर ही, जो लड़कों में माध्यमिक यौन गुणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आप अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार कोई प्रश्न आ जाता है तो आप ऐसे ही उसको लिख सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं कि प्रजनन कैसे प्रजातियों की आबादी को स्थिरता प्रदान करने में मदद करता है। इसका जो आंसर होगा कि प्रजनन मौजूदा प्रजातियों द्वारा एक ही तरह की प्रजाति के उत्पादन या निर्माण की प्रक्रिया होती है। ऐसा उस प्रजाति की आबादी को बनाए रखने और अगली पीढ़ियों तक उनकी प्रजातियों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। कि बच्चों जो प्रजनन होता है वो अक्सर होता क्या है कि एक प्रजाति को तैयार करना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, उसको तैयार करने के लिए ही हम या जो हमारे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रजनन की क्रिया करते हैं। इससे उनकी आबादी बनी रहती है और वो लगातार वृद्धि करते रहते हैं। इसके अलावा जन्म दर और मृत्यु की दर की जांच को बनाए रखने से भी स्थिरता बनी रहती है। तो उसका ये फेयर आंसर है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में ही गर्भ निरोधक जो हमारे मेथड्स थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उनको अपनाने का कारण क्या है, क्या उनके बेनिफिट हैं, इसके बारे में आपसे प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है। तो इसका जो आंसर है कि गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाने के लिए निम्नलिखित कारण है। इसमें सबसे नंबर 1 पर है कि यह जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कि यदि हमको अपनी जनसंख्या, आप देख रहे होंगे कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है, तो ज़रूरी है कि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए। तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाया जाता है। वहीं नंबर 2, अनियोजित गर्भावस्था से बचने के लिए भी गर्भ निरोधक का उपयोग किया जाता है। कि जो हमारी मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है, अगर हम बच्चे नहीं चाहते और किसी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट रह जाएं, तो इस समस्या से निजात पाने के लिए ही पहले ही गर्भ निरोधक तरीकों को अपना लिया जाता है। वहीं नंबर 3 पर है यौन संचारित रोगों से बचने के लिए भी इसका यूज़ होता है। हम पिछली वीडियो में भी जो हमारी STD होती है, मतलब जो हमारे यौन संचारित रोग होते हैं, इसके बारे में भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इससे भी बचाव के लिए गर्भ निरोधक तरीकों को अपनाया जाता है। तो ये प्रश्न आपसे कुछ जुड़े हुए हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए।